और आपसे मेरी जो अपेक्षा है कि भारतीय संस्कृति क्यों महनी है, क्यों भारतीय शिक्षा बोर्ड की वैधानिकता क्या है, इसको कैसे लाएंगे और इसका कानून क्या है, वो है हमारी वेबसाइट पर। जमीन कितनी चाहिए, व्यवस्था कैसी, जो कोई विद्यालय को नया खोलना चाहता है तो वो समझाने के लिए आप बता सकते हैं कि हमारा bsb.org.in, bsb.org.in, इस पर आप अगर वेबसाइट को ब्राउज करोगे, देखोगे तो आपको डिटेल सारी चीजें मिल जाएंगी कि जमीन की आवश्यकताएं, शिक्षकों के क्वालिफिकेशन, सारी जितनी भी शर्तें हैं वो मिलेगी। सीबीएसई से थोड़ा हमने शिथिल किया है, मतलब सीबीएसई में जितनी कठोरता थी उससे थोड़ा हमने आसान भी किया है, थोड़ी जमीन भी कम किया है हमने ताकि लोग उससे जुड़ सकें। पुस्तकें जो हमारी बनी हैं वो 8वीं तक अगले एकेडमिक सेशन के लिए मिल जाएंगी। तो मैं पहला प्रयास आपका ये होना चाहिए कि विद्यालय एफिलिएट होने में तो 20 बार लोग सोचेंगे, अभी तौलेंगे, समझेंगे, लेकिन उनकी समझ विकसित करने के लिए एक चरण ये हो सकता है कि जो हमारी किताब नर्सरी से लेकर 8वीं तक है, वो अगर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जैसे प्राइवेट पब्लिशर की किताबें चलाते हैं, वो अगर किताबें प्राइवेट पब्लिशर की जगह हमारी चलाने लगे तो बहुत सारे विद्यालय में, जो भले ही बोर्ड सीबीएसई है, भले ही बोर्ड आईसीएसई है, लेकिन जो ऑक्सफोर्ड की चलाते हैं या नेक्स्ट जनरेशन की चलाते हैं, इस तरह के बहुत सारे अजीब अजीब तरह के भी हैं जो पब्लिशर इनकी किताबों को चलाते हैं, अगर उनकी जगह पर आप भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों का प्रवेश करा करके और 8वीं तक हमसे एसोसिएशन हो जाए और हम अपनी पुस्तकों के लिए उन विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण दे दें, तो एक बहुत ही सार्थक रूप से उन्हें हमारे बोर्ड की वास्तविकता का ज्ञान होगा। तो किसी आपको भी बोध तभी होगा, जैसे मैंने इतना बोला संक्षेप में, सब कुछ बताने लगे तो कई दिन लग जाएगा, लेकिन एक संक्षेप में जो मैंने संकेत दिया, लेकिन आपको इसका मूर्त रूप जब किताब हमारी पढ़ोगे तब लगेगा कि जो हम कह रहे तो है कि नहीं, भारतीयता नवीनता दोनों है कि नहीं, आधुनिक सामर्थ्य और प्राचीन प्रसंग से आधुनिक सामर्थ्य कैसे विकसित हो, है कि नहीं, राष्ट्र के बारे में, धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में अपनी चेतना को विकसित करने का बोध है कि नहीं। ये जब आप पुस्तक के पाठ पढ़ोगे, देखोगे, तब आपको क्लैरिटी होगी। उसमें हमने मल्टीलिंगुअलिज्म भी रखा है। भारत में भाषा का बड़ा संकट है, हम विदेशों में तो चले जाते हैं लेकिन दक्षिण भारत से कटे हुए रहते हैं और कहेंगे कि दक्षिण भारत तो जुड़ता नहीं हमसे। कितने लोग ऐसे हैं जो यहां पर बैठे हैं कि जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के 10, 20, 50 शब्द भी जानते हो? नहीं जानते ना, तो फिर क्यों आपसे जुड़ेगा, प्यार करेगा? अंग्रेजी तो सब लगभग सभी जानते होंगे। अंग्रेजी कितने लोग जानते हैं? तो तमिल नहीं जानते, अंग्रेजी जानते हैं मान लो। और इतना ही नहीं दीदी, स्कूलों में अपने बच्चों से, सीबीएसई के जहां होगा ना, वहां कहेंगे कि आप, वो अगर लगा देगा एक कोर्स कि फ्रेंच जर्मन लगा दिया हमने, तो उसमें अगर फीस 1,500 बढ़ा दे तो कहेंगे नहीं नहीं दे दो, अच्छा स्कूल है, जर्मन भी पढ़ाता है ना। लेकिन अगर वही कहे कि हम तमिल पढ़ाएंगे, तेलुगु पढ़ाएंगे, तो कहेंगे तो पिछड़ी बात है, इसको पढ़ क्या करेगा। भाई देश एक कैसे होगा जब पंजाब का आदमी तमिलनाडु के आदमी से दिल ही नहीं जोड़ पाएगा, सामान्य भाषा ही नहीं जोड़ पाएगा, आवश्यक बात करने लायक भी भाषाओं से नहीं जोड़ पाएगा, तो देश कैसे एक होगा। अगर आप असमीज में 10-20 वाक्य भी नहीं जानते हो, हमने अपनी पुस्तक में ये कोशिश किया है कि आपका बच्चा 8वीं तक पढ़ने तक लगभग 15 भाषाओं के 100 शब्दों को जान लेगा, ताकि देश के किसी कोने में जाए तो वो कुछ ऐसा संवाद कर ले कि लोग उससे दिल जुड़ जाए। और इसी तरह से हमने 60 वाक्य तलाशे हैं, जब कभी कोई जाता है तो उसमें क्या आदान प्रदान होता है स्वाभाविक रूप से, उन 60 वाक्यों का भी हमने 16 भाषाओं में करा दिया है, कैसे उसको बोलना है
और वो सामर्थ्य भी हम 8वीं तक बच्चों को दे रहे हैं, ताकि अगर कोई बच्चा हमारे बोर्ड से पढ़ा हुआ हो, असम जाए, केरल जाए, तमिलनाडु जाए, उड़ीसा जाए, पंजाब जाए, तो उसे कोई कश्मीर जाए तो कम से कम उसे ये संकट ना हो कि ये ना कह सके कि भाई ये बताओ कि रेलवे स्टेशन कहाँ है, एयरपोर्ट कहाँ है, रेस्टोरेंट कहाँ है, ये हमें ये व्यंजन चाहिए खाने में तो उसका क्या नाम है, उसको यही नहीं मालूम हो। पानी मांग रहा है तो पानी क्या कहना चाहिए नहीं मालूम है, प्रणाम करना ना जानता हो, स्वागत करना ना जानता हो, हालचाल ना जानता हो, बेटे बेटी को क्या कहते हैं ना जानता हो। तो इन चीजों को बेसिक इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तभी तो राष्ट्र एक होगा। तो ये कुछ इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, मैंने तो बहुत थोड़े समय में कुछ झलक दिया है, और इसके बाद अगर आपके कोई प्रश्न हो, जिज्ञासाएं हो तो बताएं। आदरणीय भाई साहब का जोरदार अभिनंदन। भारतीय शिक्षा बोर्ड से लेकर के भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, अनेक अनेक संस्कृतियां, इतने कम समय में और इतना सारा गूढ़ ज्ञान, इतना कठिन विषय और इतनी सरलता से हम सबको बताया, तो इसके लिए बहुत जोरदार अभिनंदन एक बार भाई साहब का। और हमें हर सेशन में बहुत जागरूक रहना चाहिए कि क्या क्या बताए। जैसे मैं आप में से किसी भी बहन को खड़ा करूं और मैं कहूं कि आप 10 मिनट में ब्रीफ करें एक बार, भाई साहब ने क्या क्या बताया है। सबसे पहले तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का क्या मतलब है, वो दूसरे बोर्ड से कैसे अलग है, क्या इसकी शाश्वतता है। तो ये सारे प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, जो लास्ट डे आपकी परीक्षा होगी ना। और अभी अगले जो सेशन आएंगे उसमें से किसी भी बहन को खड़ा करके हम पूछेंगे, जैसे अभी मैं पूछूं किसी भी बहन को खड़ा करके कि आप 5 मिनट में या 2 मिनट में बताइए कि इस सेशन का सारांश आप क्या समझे और दूसरे को आप क्या बताएंगे जा करके। तो उस स्तर पे अपने को अलर्ट रहना है, ऐसे सुनना है अपने को, ऐसे अच्छे श्रोता बनना है। तो आपको तो डायरी भी दी है, पहले तो हमारी श्रुति परंपरा थी कि सुन करके ही आप बता सकें कि इसमें हमें ये चीजें जानने को मिली। तो खैर आपने कुछ नोट भी किया है, अच्छे से सुना भी है। अब आपका कोई प्रश्न है? इसमें से कई भाई साहब शिक्षिकाएं हैं, कुछ प्रिंसिपल भी हैं। प्रिंसिपल कितनी बहनें रही हैं आप में पहले जो रही हैं? वीरा जी आप भी तो रही हो। अच्छा आप लेक्चरर थे। हाँ लेक्चरर प्रिंसिपल माता जी रही हैं। लेक्चरर, शिक्षिकाएं, प्रिंसिपल, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई कितनी बहनें रही हैं? हाथ उठाना एक बार। तो हम आगे अभी ये भी व्यवस्था करेंगे, जैसे अभी तक ये था ना कि कौन बहनें कितनी कक्षाएं चलाती हैं, तो हमने 50 कक्षा चलाने वाले जिलों के लिए अलग पारितोषिक रखे हैं, 100 वालों के लिए अलग रखे हैं जैसे। तो अब की बार से आपको ये भी टारगेट देंगे कि जो बहनें 100 स्कूलों में जाके भारतीय शिक्षा बोर्ड की बात जिन्होंने की और 50 स्कूलों को इससे जोड़ा या 100 स्कूलों को जोड़ा या इतने स्कूलों में बुक्स रखी, तो उसका एक स्वरूप बनाएंगे। क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है, अपने गुरु की सेवा है, योग की सेवा है, देश की सेवा है। जितना अभी इतने कम समय में आदरणीय भाई साहब ने बताया कि कैसे हम अपने जो अनमोल ज्ञान था, हीरों की तरह से, कोहिनूर की तरह जो अनमोल ज्ञान है, और उसको वो लोग ले गए और हम देखते ही रह गए। अरहर से, हल्दी से लेकर के, नीम से लेकर के, छोटे छोटे उदाहरण दे करके जो बात बताई है, तो ये तो एक संकेत किया है कि इतने तो लुट चुके हैं अपनी प्रमाद के कारण, जागरूक न होने के कारण। अभी भी यदि जागरूक नहीं हुए तो फिर तो बच्चों को यहाँ तो हमने लाके खड़ा कर दिया कि आज घर में बच्चे आते ही घर में अपने रूम में चले जाते हैं, बच्चे और बच्चे का कंप्यूटर, माता पिता, घर में कौन कौन संबंधी हैं, साथ बच्चे खाना नहीं खाते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, केवल व्हाट्सएप के ऊपर ही प्रणाम करते हैं, वैसे प्रणाम नहीं करते हैं। माँ बाप बच्चों से डरते हैं, उनको कोई बात बता नहीं सकते हैं, बताएं तो डर लगता है कि पता नहीं क्या करेगा। तो ये कहाँ लाके खड़ा कर दिया हमने अपनी संततियों को, और अभी भी जागरूक नहीं हुए तो आगे कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, और इस समय भारत माता को, भगवान को, हम सब की इस सेवा की आवश्यकता भी है।
और ये बहुत बड़ा हमारे गुरु का भी मिशन है। तो आपको इसको बहुत गंभीरता से, जो भाई साहब ने बताया, bsb.org, BSB का मतलब है भारतीय शिक्षा बोर्ड, तो आप वहां पर जाकर के उसको डिटेल में पढ़ लीजिए। यहाँ जितना बताया है वो तो आपने सुना ही है, वहां आप और डिटेल में पढ़ें, और वहां फिर स्कूल में जाकर के जिन जिन स्कूलों से आपका संपर्क है या खुद नया बना लीजिए, तो वहां जाके भी आपको बताना है। एक और अनुरोध था कि जैसे अगर आप लोगों को, जैसे तो बहुत सारे प्रश्न अभी आएंगे, वो प्रश्न बाद में भी दिमाग में आ सकते हैं जी। कुछ लोग कभी कभी प्रश्न पूछते भी नहीं संकोच में। तो अगर आपको एक हमारा जो मेल है chairman@bsb, chairman@bsb.org.in, आप नोट कर लीजिए। chairman@bsb.org.in। बहुत सारे लोग मेल तो यूज करते होंगे, मेल तो सभी करते हैं भाई साहब लगभग। तो इस पर अगर आप अपना विचार डाल दीजिएगा, प्रश्न जिज्ञासा डाल दीजिएगा, अपना टेलीफोन नंबर डाल दीजिएगा, तो वो डेली मैं देखता हूँ उस मेल को, और जिनके भी रेलिवेंट सुझाव होते हैं या कोई प्रश्न रहता है तो मैं उनसे टेलीफोन पर बात भी करता हूँ। तो सीधे उस रूप में भी जुड़ सकते हैं आप, और विस्तार से जो भी आपके मन में शंकाएं होंगी, ज्यादा शंकाएं होती, एक ही शंकाएं कई लोगों की होती हैं, तो मैं उनको जूम मीटिंग में जोड़ के बात कर लेता हूं। जैसे मान लो आपके 20 लोगों ने एक ही प्रश्न पूछा, तो फिर 20 लोगों के नंबर उसमें रहते हैं, तो अपने पीए से कह दूंगा मैं कि भाई सबको 20 को बात करके जूम में जोड़ो, और उसका जो भी प्रश्न उत्तर जिज्ञासा होगी उसका समाधान हम करेंगे। ऐसा नहीं कि आज ही सेशन, ये तो प्रारंभ है, तो बीज है। जी, तो इनके प्रश्न ले लेते हैं, और बाद में भी आप जो भाई साहब ने बताया ऐसे आप उसके ऊपर भी डाल सकते हैं। ओम जी भाई साहब, दीदी जी, सर हमने कई बार सुना है आपके इन बुक्स के बारे में, बोर्ड के बारे में। मेरे ख्याल में जब तक हम बुक्स देख नहीं लेते ना एक बार, तो उसको हम समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। यहाँ ये बहुत अच्छा मेरे ख्याल में मौका होता है, सभी बहनें इकट्ठी हुई हैं, आप कोई आसान सी बुक्स जो हमें दिखा पाएँ कि ऐसा ऐसा कुछ है इनमें, तो हमें समझाना शायद ज़्यादा आसान होगा। और दूसरी बात ये कहना चाहती थी, ये स्टेट लेवल से शुरू हो तो हमें उनसे कांटेक्ट करके काम करने में शायद थोड़ी आसानी रहे। मतलब पर्सनल हम एक तो 100 स्कूलों में शायद नहीं जा पाएंगे। स्टेट लेवल मतलब जैसे हम पंजाब के लोग हैं तो पंजाब वाले कोई एक को लीडर बनाया जाए, भैया आपको। नहीं, वो दीदी आपसे विस्तार से बाद में बात करेंगी। वो प्रारूप परम पूज्य स्वामी जी ने भी तय किया है कि प्रत्येक राज्य में जो आपकी योग समिति की है उसमें एक कोऑर्डिनेटर होगा, स्टेट हाँ जी, कोऑर्डिनेटर। उससे आसान हो इसके जाए। बाद फिर वो मंडल स्तर पर और जिले स्तर पर कोऑर्डिनेटर्स होंगे। तो अभी आपसे जनरल इसलिए बात हो रही है कि आप लोगों की ही जिम्मेदारी होगी कि अपने में से चयन करके, जो पतंजलि योग पीठ भारतीय संस्कृति में निष्ठा रखते हो, ऐसे लोगों को ढूंढ करके जो लोग शिक्षा में जागरूक भी हों, जो इन बातों को समझ करके संप्रेषण भी कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, ऐसे लोगों का चयन कर लेंगे तो एक बार दोबारा सिर्फ उन्हीं लोगों को जो कोऑर्डिनेटर की भूमिका में होंगे, रोल तो सबको प्ले करना है, लेकिन जो मुख्य कोऑर्डिनेटर की भूमिका में होंगे उनकी अलग से प्रशिक्षण पूज्य स्वामी जी, हम और दीदी अलग से देंगे। और उसमें एक एक पुस्तक के बारे में मैं थोड़ा एक घंटे की पुस्तक की जो विशेषता होगी उस पर उनसे चर्चा करेंगे, ताकि वो कोऑर्डिनेटर फिर आप लोगों से और विस्तार से नोट करके जाएं और बताएं। इस बीच में एक करता हूं, कभी मैं जा रहा हूं तो एक सेट किताब दीदी, कुछ किताबें हम यहाँ भिजवा देते हैं, ताकि आप लोग 4-5 दिन हो तो जब वक्त मिले यहाँ देख पाएंगे। तो उसको पलट करके कुछ चैप्टर्स देखिएगा, तो एक आपको भाव लग जाएगा कि मकसद क्या है। सर फॉर एग्जांपल ना डीएवी स्कूल में, आरएस माझी स्कूल जो भी हैं, उन्हें बहुत अच्छी बुक्स लगवाई होती हैं ऐसी मॉरल एजुकेशन की। मेरे ख्याल में जो भी उसको पढ़े कोई छोड़ेगा नहीं, मतलब बच्चों के लिए आपको प्रेफर करते ये हैं टोक रहा हूँ थोड़ा सा, जी। मॉरल एजुकेशन की अलग किताब पढ़ता बनाना, सुनिए, धैर्य से सुनिएगा जवाब देने से पहले। मॉरल जब अलग से किताब देते हैं ना मॉरल एजुकेशन की, तो बच्चा पढ़ता नहीं उसको। क्यों? क्योंकि उसका कोई मूल्यांकन नहीं होता। उसका मूल्यांकन, जिसका कोई मूल्यांकन नहीं होता कोई नहीं पढ़ता। टीचर भी को करिकुलम का हिस्सा नहीं है तो पूरा करने के उन पर भी दबाव नहीं है। ठीक, हमने क्या किया है कि अलग से मॉरल ओरल शब्द हटा दिया,
मैं मानता हूं कि जीवन में जो कुछ भी हम काम करते हैं वो सब मॉरलिटी के अनुसार होना चाहिए, तो अलग से उसको क्यों हम चैप्टर और किताब बनाएं? आपको हमारे हर पाठ में स्वतः पाठ पढ़ करके वो वैल्यू बच्चे के दिमाग में क्लिक करे और एल्गोरिदम का पार्ट हो जाए, उस तरह से संरचना हमने की है। अलग से कोई उसको बोझ नहीं डाल रहा हूं कि मॉरलिटी अलग है, ज्ञान अलग है, वेरी नाइस सर, वेरी वो नाइस। कंफ्यूजन हो जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा सुन के। जरूर हमें मौका मिले ये बुक्स देख के जाए यहाँ से। थैंक यू। ओम सभी को। मेरा सवाल तो वैसे मैम ने पूछ ही लिया है, बट मैं तो आपको एग्री करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। रोज रोज बच्चे ऐसे ऐसे सवाल लेके आते थे कि मम्मी आपको पता है हमारे गॉड कौन है, हमारे भगवान कौन है। मैंने कहा बेटा बताओ, आप बताओ कि हमारे गॉड तो पता है एक ही है, जीसस, ईश्वर। तो ये बात मुझे इतनी गलत लगी कि मैंने 2 साल के अंदर अंदर अपने बच्चों को वहाँ से निकाला, क्योंकि राह ही गलत है, चीज़ ही गलत है। अब मैं ये चाहती हूँ कि आपका ये कोर्स मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा, हम भी चाहते हैं। क्या स्कूल इसको एग्री करेगा, हर स्कूल इसको ले सकता है? ये मेरा थोड़ा सा एक सवाल है। जैसे सीबीएसई है, बोर्ड सीबीएसई ले बोर्ड है। सकता है का मतलब बेटा मैं समझा नहीं। मैं एक मिनट ये बोल रही हूँ कि जो अपना चलाते आ रहे हैं, जो अपना एक कोर्स चलाते आ रहे हैं लोग, जिसका वो ऐसे कि एक हम मिनट, कैसे इस अब चीज को आपको चेंज इसका मैं करें? व्यवहारिक जवाब दूं। जी आप कोई भी प्रोडक्ट जब यूज करते हो जीवन में डेली, साबुन मान लो प्रयोग जी, करते जी। हो, तो जिस तरह का साबुन आप पसंद करोगे फैक्ट्रियां वही साबुन बनाएंगी। जी जिस तरह का आप फेयर एंड लवली यूज करोगे तो फेयर एंड लवली मिलेगा। एलोवेरा कांति करोगे तो एलोवेरा कांति बनाएंगे। जी जी ठीक है, तो ये तो जितने स्कूल वाले हैं ना, वो तो है एजुकेशन की फैक्ट्री। जी जी वो भूल चुके हैं जी जी पैसा कमाना एक मुख्य लक्ष्य है आजकल। जी व्यवहारिकता बच्चों के। हाँ, तो जब उन्हें लगेगा कि जो गार्जियन है जी वो अपने बच्चे को यह मूल्य बोध चाहता है, जी तो तुरंत वो पलटा मार लेंगे, तुरंत कहेंगे भाई हम इस तरह किताब लगाएंगे, इस तरह करिकुलम लगाएंगे, क्योंकि तो आपको एक माहौल इसलिए बनाना होगा। और चीजों में थोड़ा एक स्वाभाविक प्रतिरोध शुरू में रहता है, जी जी लेकिन धीरे धीरे जब वो किताब देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि भाई ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ शुरू पुरोहित में बनाने का विरोध है। की श्रेणी में भी आना शुरू हो जाती हैं चीजें, अगर हम बिल्कुल। लोग कहते हैं तो। विरोध होगा तभी प्रचार होगा। जी नहीं, कई माता पिता मिलके कहें भाई आप अगर ये बुक्स पढ़ाएंगे तो ही हम अपने बच्चों को आपके विद्यालय में पढ़ाएंगे, वरना हम निकाल लेंगे। तो एक बड़ा ग्रुप माता पिता का मिलके ये बात कहता है तो उनको लगानी ही पड़ेंगी फिर। और यहाँ पे जितनी भी ये बैठी हैं हमारी ये बहनें, इनके पूछो इनसे कि इनके कितने बच्चे जाते होंगे क्रिश्चियन स्कूल में। आज तक किसने एक्शन लिया होगा अच्छा, इस ये चीज को आप लेके? सिर्फ क्रिश्चियन स्कूल को फोकस मत करो। तथा कथित क्योंकि मुझे सुन उन लो, लोगों सुन का लो। बिल्कुल अच्छा। तथा कथित जो नॉन क्रिश्चियन स्कूल भी हैं, वो जीसस का नाम भले न लेते हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पूरे यूरोपीय दृष्टिकोण को ही दिमाग में ठूस रहे हैं। वो प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं या अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। पर अभी तक तो कोई ऑप्शन नहीं था ना, मजबूरी भी थी। आज हमारे पास ऑप्शन है। तो अच्छा, फिर ये बताओ, हमें भारत सरकार ने बोर्ड क्यों बनाया? क्या भारत सरकार के मन में आ नहीं, गया? नहीं। इसलिए भारत सरकार को भी समझ में आ गया जी कि अब भारत में भारत बदलाव, के गार्जियन भारत के बच्चों को भारतीय संस्कृति के अनुसार ही गढ़ने का मानस विकसित हो रहा है। जब उन्हें अंदाजा लगा कि ये भाव है, तब उन्होंने कहा अच्छा एक बोर्ड खड़ा करके आजमाते हैं कि कितने अभिभावक इससे जुड़ते हैं। एक मौका उन्होंने दे दिया। अगर हम उस मौके को चूक गए तो कल को कोई सरकार कहेगी कि भाई हमने तो भारत के संस्कृति के आधार पर एक बोर्ड बनाया, लोगों ने स्वीकार नहीं किया, तो हम क्या करें? जी जी तो इसलिए हमारा आपका एक सामूहिक दायित्व है जी कि उस मिशन को हम आगे बढ़ाएं। जी हम पूर्ण कोशिश करेंगे आपके इस सहयोग में। ओम जी, गुरुजी मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम छोटे थे तब हमें बुक्स लगती थी रामायण की, ठीक है, महाभारत की, अलग अलग बुक्स लगती थी। उससे रिलेटेड जब हम आजकल भी, जैसे मैं खुद टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चा स्टोरी के माध्यम से जल्दी सीखता है, क्रैमिंग के माध्यम से और जल्दी सीखता है। जब हमारे पास रामायण की बुक होती थी, स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाया जाता था, हमें राम का पता है, हमें सीता का पता है, पर हमारे बच्चों को ये चीजें नहीं पता, आगे आने वाले बच्चों को ये चीजें नहीं पता होंगी। तो मुझे लगता है कि जैसे सीबीएसई ने ये बुक्स अब निकाल दी हैं,
रामायण की बुक अब नहीं लगती, कोई स्टोरी, कोई अब ये चीज है ही नहीं। तो आपका नाम क्या है? गुरप्रीत कौर। गुरप्रीत जी, आप हमारे साथ जुड़ो, सारा गिला शिकवा खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं जुड़ चुकी हूँ नहीं, सर। नहीं, आप पुस्तक हाँ जी, देखोगी ना। मैंने यही कि मैं मेरा जोड़ आपका प्रश्न समझ गया। हाँ, हाँ, लेकिन जी। देखो, एक चीज और बता रहा हूँ, जी थोड़ा सा, चूंकि यहाँ सब अपने लोग बैठे हैं इसलिए मैं खुल के बात कह रहा हूँ हाँ जी कि महाभारत रामायण में भी बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं कि जिनको मैं यथावत बच्चों को नहीं बताना चाहता। जी 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 ठीक है, जैसे सूर्पणखा की नाक कट गई, ठीक है, या भीम ने दुर्योधन को मार करके जंघे से खून पी लिया, हाँ जी ठीक है, द्रौपदी ने व्रत लिया कि जब तक मैं खून से अपने बाल को नहीं करूंगी तब तक खोले रहूंगी, ठीक है। हाँ जी अब ये सब कथानक जो है, जी ठीक है, एक प्रसंग था, कहानियां हैं, एक रचनाकार ने लिखा। अब हमें क्या करना है, उन पुस्तकों में जो ऐसे मूल्यबोध हैं, ऐसी स्टोरीज हैं जो हमारे बच्चों को दिग दिगंत तक के लिए, युग युगांतर तक के लिए बहुत ही सॉलिड, वैलिड एक मूल्यबोध देंगे। जैसे युद्ध, अगर हम युधिष्ठिर यक्ष संवाद दें, जी अगर हम भीष्म पितामह और युधिष्ठिर का शांति पर्व दें, राजव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यदि हम विदुर का और धृतराष्ट्र का संवाद दें, जी यदि हम संजय और धृतराष्ट्र का संवाद दें, या हम कृष्ण और अर्जुन का संवाद गीता का दें, ठीक है, या द्रौपदी का ही जी कृष्ण से उलाहना दें नारी शक्ति वाले संदर्भ में, ये सब जो प्रसंग हैं, कहानियां, ये हम अलग से किताब नहीं दे रहे हैं, अपनी पाठ में ही एक लेसन के रूप में पुस्तक में डाल दे रहे हैं। जी जी तो जी आप जब तक आप पढ़ोगी 10वीं तक, हाँ जी, मैंने इसी क्वेश्चन में आना था कि इससे रिलेटेड भी आपकी बुक्स में ये चीज। हाँ, हमने हाँ तो जी। बेस ही बनाया है जी, उसमें। जी, आपको पंचतंत्र, जी अब जैसे पंचतंत्र की बात बहुत लोग करते हैं, आंख मूंद के तारीफ करते हैं दीदी कि हितोपदेश पंचतंत्र, लेकिन पंचतंत्र की सारी कहानी अगर पढ़ डालोगे तो 1/3 कहानियां ऐसी मिलेंगी जो स्त्रियों के विरोध में है, ठीक है, जी जिसमें स्त्रियों को विलेन के रूप में दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि विष्णु शर्मा उन राजकुमारों को दीक्षा दे रहे थे जिनको उस समय राजपाट चलाना था। जी तो उस समय कुछ राजा जो पड़ोसी होते थे, स्त्रियों को विषकन्या के रूप में इस्तेमाल करते थे, तो इसलिए उन्होंने उस कहानी को उनसे सजग करने के लिए उस रूप में बनाया। अब उस कहानी की आज क्या जरूरत है? तो हमने कि जिसमें नारी अपमान हो, तो हमने उनमें से उन कहानियों को क्रॉस कर दिया जो कहानियां बच्चे को एक चातुर्य और एक जीवन में एक जो प्रत्युत्पन्न मति या व्यवहारगत विज्ञान समझने की थी, उन कहानियों को हमारी पुस्तकों में आपको हर चैप्टर, हर विषय में इंग्लिश में भी मिलेगी, संस्कृत में भी मिलेगी, हिंदी में भी मिलेगी, जी लैंग्वेज की किताब में, लेकिन वही कहानियां मिलेंगी जो आज भी रेलिवेंट हैं, जी जिसमें स्त्री विरोध नहीं हो, समाज का विघटन ना हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की चर्चा ना हो। इस तरह के प्रसंगों को मैं फिल्टर कर रहा हूं ताकि वो पढ़ करके कोई ये ना कहे कि साहब आप क्या फिर वही पढ़ाना चाह रहे हैं। और अगर कहीं शब्द आ भी रहा है ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और कहीं किसी प्रसंग में, जी तो हम फिर स्वामी जी वाली व्याख्या देते हैं कि ब्राह्मण का क्या अर्थ है, बर्थ से नहीं, गीता के जो उपदेश है कि जो उसकी योग्यता का धारण करता है उस रूप में हो। और शूद्र को भी स्वामी जी ने कहा कि जो सेवा और शुचिता से जुड़ा है, हम उसको उस रूप में उठा के दे रहे हैं। अननेसेसरी कोई विवाद या हमारी सांस्कृतिक यात्रा में कोई नेगेटिविटी हम उसको नहीं रखेंगे। हम कहीं रामायण को इस तरह से नहीं देंगे कि वहां पर कोई ये कहने को कहे कि राम ने संभोग का वध किया तो फिर उसकी अलग अलग व्याख्याएं हों। हम उससे परहेज कर रहे हैं। जी हम उनके उन्हीं 90% जो मूल्यबोध आज भी रेलिवेंट है उन्हीं स्टोरी को उठा करके और उसमें जो एक्सरसाइज बना रहे हैं ना, अभ्यास और प्रश्न इस तरह बना रहे हैं कि कहानी पुरानी और आज का परिदृश्य, उसमें बच्चा समझे कि आप ऐसा करोगे तो क्या करोगे, ताकि वो राम का आचरण सीखे। धन्यवाद सर। और अपने प्राचीन ही नहीं, भाई साहब ने तो साइंस जैसे जो कठिन विषय हैं उनको भी इतना रोचक बनाया, उसमें भी कहानी के माध्यम से वो जो सिद्धांत है साइंस के वो इतनी सरलता से समझाए गए हैं। कितने 2000 विद्वानों ने मिलकर के उनको बनाया है। तो आप एक बार देखें। दीदी जो बता रही ना, आप सोच सकते हैं कि आपके किचन में जो खाना बन रहा है उससे रसायन विज्ञान पढ़ाया जा सकता है।
कहीं किसी पुस्तक में देखा आपने? लेकिन आप भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में पाएंगी कि किचन के खाने से रसायन विज्ञान का केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, ये सारी चीजें उससे माँ जो है अपने बच्ची को पढ़ा रही है। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, ओम जी, मेरा सवाल ऐसी है, जैसे ये भारतीय, मैंने तो अभी पहली बार सुना है यहाँ पे, तो जो ये अपना सीबीएसई बोर्ड होते हैं, इनकी फीसें बहुत ज़्यादा हैं। मतलब जो पेरेंट्स गरीब हैं, नहीं पढ़ा सकते, उनका दिल करता है कि हम अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं लेकिन फीस कम हो। अगर हम इस बोर्ड को ज्वाइन करते हैं तो इसमें थोड़ा, इसमें भी फ़र्क पड़ेगा, मतलब कोई फीसों में या जो भी, मतलब देखिए, हमने अपनी पुस्तकें तो बाकी अच्छी होते हुए भी बहुत ही सामान्य कीमत की रखा है, ओके, जो हमारे बोर्ड के हाथ में होता है। ठीक है, ठीक है जी। बाकी जो विद्यालय के लिए एक स्वतंत्रता ये होती है कि जिस तरह की अवस्थापना सुविधा देता है ओके जी, उसके अनुसार वो फीस रखता है। ठीक अब है। जैसे कोई अगर सारे कमरे एसी किया है तो जाहिर है कि ओके लेगा जी। ज्यादा। कोई आदमी अगर बिना पंखे, सिर्फ पंखे वाला स्कूल बना रहा है तो वो करेगा। ठीक है जी। कोई बिना पंखे में भी पढ़ा रहा होगा तो उसके अनुसार फीस देगा। उसमें आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हो। हाँ, ये हम प्रेरणा उन्हें दे सकते हैं कि भाई इसको व्यवसाय मत समझो। ठीक है, हाँ जी। जैसे आजकल व्यवसाय चल गया है ना, कि किताबों में भी पता चला कि खराब किताबें लगा दो, भले वो कमीशन 50% दे दे।